वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। टुडे इन दिस वीडियो कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अध्याय है 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का अभ्यास। प्रश्न का एक है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, पुंकेसर के पराग कोश यानी कि एंथर में परागकण मातृकोशिका यानी कि पोलन मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अंडक, इसे इंग्लिश में कैरपल, के 3 भाग होते हैं जिनमें पहला है अंडाशय यानी कि ओवरी, सेकेंड है यहाँ पे वर्तिका यानी कि स्टाइल, तथा तीसरा यहाँ पे वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ठीक है, आगे है अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मातृकोशिका यानी कि मेगा मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद, इसे इंग्लिश में फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, अथवा भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रायो सैक का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। फिर आगे, इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है, ये दूसरा हो गया। और इसके आगे है, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताएं। कहने का तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग किस तरह से देंगे। तो उत्तर हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के मध्य निम्न अंतर है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्रम संख्या है लघु बीजाणुधानी, इधर गुरु बीजाणुधानी। तो पहला हो जाएगा कि यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है, और इधर हो जाएगा यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है। सेकेंड है यहाँ पे, परागकण मातृकोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं, और इधर गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर बनते हैं जो कि अंडाशय ओवरी में विकसित होते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर है, सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों यानी कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और इधर हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं यानी कि मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। ओके, अब इसके आगे का क्वेश्चन था, इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जनन के अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं तथा गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आ गया है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ शब्दावली दिए गए हैं जैसे कि हो गया परागकण, बीजाणुजन, ठीक है, और ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मातृकोशिका या नर युग्मक। ठीक है, तो आपको इसको सही क्रम में सजाना है। तो पहले हो जाएगा बीजाणुजन ऊतक, फिर हो जाएगा पराग मातृकोशिका, उसके बाद हो जाएगा लघु बीजाणु चतुष्क, उसके बाद हो जाएगा परागकण, उसके बाद हो जाएगा नर युग्मक। ओके, प्रश्न संख्या 4 आता है, आप लोग देख सकते हैं, एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। तो देखिए हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो आपका दिया हुआ रहेगा, यहाँ सभी आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो पिक्चर होता है वो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पिक्चर आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भाग हाइलम है
और ये है फनिकल, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये बीजांड द्वार है, और ये वाला देख रहे हैं ये बीजांड द्वारी सिरा है, और ये है बाह्य आवरण, और ये अंदर हो गया थोड़ा सा तो ये अंतः आवरण हो गया, और उसके अंदर वाला हो जाएगा बीजांड का है, ठीक है। और ये जो आप संरचना देख पा रहे होंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा भ्रूण कोश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये है कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। पिक्चर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नीचे नाम लिख दीजिएगा चित्र करके। एक प्ररूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण का एक स्पष्ट नामांकित चित्र। और इस तरह के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपका इस चैप्टर में जितने भी पिक्चर हैं, इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि बायो के बुक में जितना भी आपको क्वेश्चन में चित्र बनाने के लिए मिलता है, कम से कम जरूर बनाइए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं, तो आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम उत्तर लिखे हैं, गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क यानी कि टेट्राड में से 3 नष्ट हो जाते हैं, तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। प्रत्येक ध्रुव पर चार चार केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। ओके, आगे है, भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी ध्रुव पर स्थित चारों केंद्रक में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण यानी कि एग अपैरेटस, ठीक है, बनाते हैं, जबकि निभागीय सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक यानी कि एंटीपोडल कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीजाणुज विकास कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय 8 न्यूक्लिएट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। तो देखिए पहले तो चित्र बनाने कर रहा है, उसके बाद आपको व्याख्या भी करना है, ठीक है। तो कहने का तो एक क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ओके, तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा, हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से भी आप लोग देख के बना लीजिएगा। ये देखिए पिक्चर आ गया, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये 3 पिक्चर बना लीजिएगा, और ये संरचना बना के नामकरण भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया सहायक कोशिका, ये हो गया अंड, ये हो गया केंद्रीय कोशिका, और ये देख रहे हैं तो ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हो गए, ठीक है। और ये जो 3 वाला पार्ट दिख रहा है गोल गोल, ये हो गया प्रतिव्यासांत, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। अब व्याख्या करने का था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्याख्या है। आवृत्त बीजी पौधे को मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है, ठीक है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों माइक्रोपाइल व निभागीय पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 केंद्रिकाएं बन जाती है। तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोपाइलर शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण यानी कि एग अपैरेटस, ठीक है, बनाते हैं, तथा चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। आगे की बात करें तो निभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 एंटीपोडल केंद्रक तथा चौथा केंद्रक निचला ध्रुव केंद्रक का निर्माण करता है। ऊपरी तथा निचला ध्रुवीय केंद्रक मध्य में आकर संयोजन द्वारा द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। आगे है, अंड उपकरण के 3 केंद्रकों से मध्य वाला केंद्रक अंड यानी कि एग बनाता है। शेष दोनों केंद्रक सहायक कोशिका यानी कि
सिनर्गिड सस बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7 आता है, उन्मील परागनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मीलिय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। तो उत्तर में लिखेंगे, वे पुष्प जिनके पराग कोष तथा वत्रिकार्ग अनावृत यानी कि एक्सपोज्ड होते हैं उन्मील परागनी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण में हो जाएगा वायोला ऑक्जेलिशा। ठीक है, अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण नहीं होता है। अनुन्मीलीय पुष्प अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्पों के पराग कोष तथा वत्रिकार्ग पास पास स्थित होते हैं। पराग कोष के स्फुटित होने पर परागण ठीक है वत्रिकार्ग के संपर्क में आकर परागण करते हैं, अतः अनुन्मीलीय पुष्प स्वपरागण ही करते हैं। प्रश्न संख्या 8 आता है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दें। तो इसमें उत्तर आप लोग इस तरह से लिखेंगे, पुष्पों में स्वपरागण को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्यनीतियां निम्न है, जिनमें पहला हो जाएगा यहाँ पे स्वबंध्यता यानी कि सेल्फ फर्टिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार की कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वत्रिकार्ग पर गिरते हैं तो वे उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण, मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वत्रिकार्ग पर अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे भिन्न काल पक्वता। ठीक है, भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है डायकोगैमी, इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। उदाहरण, सैक्सीफेग्रा कुल के सदस्य। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 आता है, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुँच पाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्व अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाता है, तो उसे स्व अयोग्यता कहते हैं। स्व अयोग्यता का अर्थ है कि परागकण वत्रिकार्ग पर पहुंचकर अंकुरित नहीं हो सके। कई बार अयोग्य परागकण वत्रिकार्ग पर गिरते हैं, तब स्त्री केसर अपनी क्षमता से पहचान लेती है कि वह अयोग्य है। प्रश्न संख्या 10 आता है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 2 नंबर में ये आ सकता है या पूछा जाता है। ठीक है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वत्रिकार्ग को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत विभूषित पुष्पों को थैली से ढककर इनके वत्रिकार्ग को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा इन फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले वत्रिकार्ग के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। प्रश्न संख्या 11 आता है, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे आप लोग, पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक यानी कि 2n से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक में से केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। प्रश्न संख्या 12 आता है,
एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज यानी कि जाइगोट का विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण यानी कि सिद्ध कोट बनाते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः कोमल बीजांड कड़ा व शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्यकी क्रियाएं रुक जाती है तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। बीजावरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुसुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज यानी कि सिड कहलाती है। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें विभेद करें यानी कि अंतर करना है। क है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक। ठीक है, तो इसमें उत्तर लिखेंगे आप लोग बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर निम्न है। तो आप लोग अंतर कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्रम संख्या करके बॉक्स बना लेंगे, नंबरिंग कर देंगे। इधर पत्राधार और इधर हो जाएगा बीज पत्रोपरिक। ओके, ठीक है, तो देखिए बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है और इधर प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है। और दूसरा में हो जाएगा इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है और इसकी समाप्ति प्रांकुर में होती है। ओके, अब ख है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल। तो इसमें अंतर लिखना है, तो उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में अंतर निम्न है। क्रम संख्या 1 2 प्रांकुर चोल, इधर मूलांकुर चोल। तो स्कुटेलम के प्रांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना प्रांकुर चोल कहलाती है और इधर स्कुटेलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाली परत मूलांकुर चोल कहलाती है और इधर हो जाएगा यह प्रांकुर को ढकती है और यह मूलांकुर को ढकती है। ग में है अध्यावरण तथा बीज चोल। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर निम्न है। इधर क्रम संख्या लिख देंगे आप लोग, नंबरिंग कर देंगे, अध्यावरण इधर बीज चोल। तो अध्यावरण बीजांड में पाए जाते हैं और बीज चोल बीज में पाए जाते हैं। और इधर हो जाएगा बीजांड के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाते हैं और बीजांड का बाहरी कड़ा आवरण बीज चोल कहलाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और घ है परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति, तो इसमें अंतर करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति में अंतर निम्न है। इधर क्रम संख्या एक ही अंतर मिला हमको। ठीक है, इसलिए इसमें नंबरिंग नहीं किए हैं। परिभ्रूण पोष इधर फल भित्ति। ठीक है, बीजों में उपस्थित शेष बीजांड का परिभ्रूण पोष कहलाता है और इधर निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फल भित्ति कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 आता है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में। ठीक है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा सेब में फल का विकास पुष्पासन यानी कि थैलेमस से होता है। इसी कारण इसे आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय ओवरी से होती है। प्रश्न संख्या 15 है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोष को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन कहलाती है। यह कृत्रिम परागन की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। आगे की बात करें तो विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक बद्रिकार्ग युक्त पौधे पर ही परागन हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 आता है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वृद्धि कारकों के प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु
हम केले का चयन करेंगे क्योंकि यह बीज रहित होता है। केले के पौधे में बीज नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 पर्वों वाली भित्ति से आवृत होती है। सबसे भीतरी टेपिटम पर्त की कोशिकाएं विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 18 है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है। असंग जनन यानी कि अपोमिक्स कहलाती है। ठीक है, असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन यानी कि सेग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से है या आर्ट्स कॉमर्स से भी है तो हमारा इंग्लिश हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन, और जो बुक में आपके टेक्स्ट बुक में है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो 12th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।